आप सबको नमस्कार। मैं धीरज कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास का एक बायोलॉजी का चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के बारे में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। वन शॉट में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को ना सिर्फ आंख बंद करके सुन लोगे ना तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आपके रिवीजन पर्पस से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इट मीन्स पूरा सुनिएगा। आप पूरा सुन भी सकते हैं इसको, तो कहीं मत जाइएगा, पूरा देखिएगा। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, यानी कि इसमें हम लोगों को इंसान यानी कि ह्यूमंस के हेल्थ के बारे में पढ़ना है और उसके डिजीज़ के बारे में पढ़ना है कि वो डिजीज़ कैसे होता है, कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। अब एनसीईआरटी ने शुरुआत में लिखा हुआ है, जो हमारा जो आयुर्वेदा सिस्टम है वो कहता है कि हमारी बॉडी में 3 टाइप के फ्लूइड हैं, वात, पित्त, कफ। वात का मतलब होता है जो गैस्ट्रिक से रिलेटेड है, यानी जो गैस्ट्रिक से रिलेटेड जितने भी फ्लूइड हैं, अगर उसका डिसबैलेंस हो गया ना तो गैस्ट्रिक डिसऑर्डर जैसी बीमारी हो सकती है। पित्त, पित्त का मतलब होता है जो बाइल बेसिकली होता है, जो गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है। एक्चुअली लीवर बनाता है उसको, लेकिन जो उसके साथ गॉल ब्लैडर अटैच्ड होता है वो स्टोर करके रखता है और टाइम टू टाइम वो बाइल को प्रोड्यूस करता है ड्यूडेनम में। अब तीसरा आता है इसमें कफ। कफ यानी कि जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि अगर आपका कफ का फ्लूइड अगर गड़बड़ हो गया ना, डिसबैलेंस हो गया ना, तो आपको रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज हो सकती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि खांसी बहुत ज़्यादा आता है या बलगम बहुत ज़्यादा आता है, जो कफ बहुत ज़्यादा आता है। तो जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिसऑर्डर है वो अगर कफ का डिसबैलेंस हो गया, वो अगर प्रॉब्लम हो गया तो वहाँ पे हो सकता है। यानी कि वात, पित्त, कफ, अगर इन तीनों का अगर फ्लूइड कंट्रोल है, बैलेंस में है, तो वो आयुर्वेदा सिस्टम बोलती है हमारा बॉडी पूरा कंट्रोल रहेगा, हमारा बॉडी बिल्कुल हेल्दी रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसी बीच में एक विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन का खोज किया था। आप इस बात को भी याद रखेंगे। अब जो हेल्थ जो होता है ना, वो किन किन सब चीज़ों से अफेक्ट हो सकता है, यानी कि हेल्थ इज अफेक्टेड बाय बेसिकली 3 चीज़ें हैं। पहला है कि ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे होता है, जो एक पेरेंट से दूसरे उसके बच्चे में जाता है, उसको जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ा होगा या फिर आप आगे पढ़ेंगे, उसमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक जैसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये दीज आर द जेनेटिक डिसऑर्डर। ये ना पेरेंट्स से होता है, जीन से होता है। यानी कि अगर किसी पिता या माता को अगर वो बीमारी है तो उसके चांसेस है कि उसके बच्चे में ये बीमारी आगे जा सकती है, यानी कि बीमारी ट्रांसफर हो सकती है। दूसरा हो सकता है इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन से भी डिजीज होती है। और तीसरा होता है हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, हम लोग खाते पीते कैसा है, यानी कि साफ सुथरा पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं, फूड कंटेमिनेटेड लेते हैं या फिर साफ सुथरा खाना को, सब्जी अगर हम यूज करते हैं तो उसको पहले अच्छे से धो लेते हैं, हाइजीन का ध्यान रखते हैं, हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, हम लोग प्रॉपर नींद लेते हैं कि नहीं लेते हैं। इन सब चीज़ों से काफ़ी अफेक्ट करता है हमारा हेल्थ। अब बात करते हैं, शुरुआत में हेल्थ का मतलब होता था अब्सेंस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड हेल्थ, लेकिन बाद में जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अब इन्होंने ना एक यूनिवर्सल डेफिनेशन दिया। अब उस डेफिनेशन में उन्होंने बोला कि इसका अब्सेंस ऑफ डिजीज का मतलब ये नहीं होता है कि वो हेल्दी होगा। यानी कि आप अगर टोटल वेल बीइंग इन 4 एस्पेक्ट्स, 4 एस्पेक्ट कौन कौन से, जैसे कि जो इंसान फिजिकली रूप से, इमोशनली या फिर मेंटली या फिर सोशली या फिर बिहेवियरली, इन 4-5 आयामों में अगर वो फिट बैठता है, टोटल वेल बीइंग है, तो उसको बोलते हैं हेल्थी। आप बोलिएगा कैसे, उदाहरण दीजिए। तो इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपका किसी दोस्त के साथ अगर झगड़ा हो गया या फिर आपके फैमिली में किसी तरह बात का तनाव हो गया, किसी बात की तनाव अगर हो गई, तो उससे आप मेंटली प्रॉब्लम होंगे, अब बिहेवियरल रूप से सही नहीं होंगे, तो आप थोड़ी ना कहलाएं हेल्थी। तो यानी कि WHO ने कहा जो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली, इन 4 आयामों में, जो इन 4 एस्पेक्ट में जो फिट है, उसको बोलेंगे हेल्थी। अब बेसिकली होता क्या है कि जो अगर आप हेल्दी रहेंगे ना तो आपकी वर्क एफिशिएंसी ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि काम करने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और जब आपकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि पैसा आप ज़्यादा कमाओगे। और अगर आप पैसा ज़्यादा कमाओगे तो आपका जो बेसिकली जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा होगा, आप काफ़ी हेल्दी रहोगे और ज़्यादा तक जी लोगे। गुड हेल्थ को हम अचीव कैसे करेंगे? अब अचीव करने के लिए सिंपल सी बात है, ये सब जनरल लाइन है, आपको ऑलरेडी ये सब पता होगा, हम लोग पहले से ही इन बातों से अवेयर होते हैं। अब अच्छा हेल्थ रहने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, हम लोग को जो फूड है वो साफ़ सुथरा खाना पड़ेगा, पानी साफ़ सुथरा लेना पड़ेगा, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि हाथ धो करके खाना खाना है। आफ्टर जो मॉर्निंग एक्टिविटीज़ होती है उनके बाद फीकल मैटर पास करने के बाद हम लोग को हाथ अच्छे से साफ
साफ रखना है, जो भी हम खाना खाते हैं वो जो डिस्पोजल है उसको प्रॉपर ढंग से डिस्पोज करना है, जो एक्सक्रेशन हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गया उसका डिस्पोजल जो होना चाहिए वो प्रॉपर ढंग से होना चाहिए, वेक्टर को कंट्रोल करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो डिजीज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जैसे कि एक मलेरिया आता है वो मॉस्किटो से होता है। इसके लिए आप नेट को यूज करेंगे, जो मॉस्किटो नेट आता है उसको करेंगे, पानी को इकट्ठा नहीं होने देंगे। अगर आप पानी को इकट्ठा रखेंगे तो वहाँ पे ब्रीड करेगी मच्छरनी, बेसिकली जो मच्छरनी ही हम लोग का खून चूसती है। मेल जो होता है ना वो फूलों का रस, पेड़ का रस चूस के जिंदा रह लेता है, लेकिन जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसको अपने बच्चे के लिए ना ब्लड चाहिए होता है, इसलिए वो ह्यूमन ब्लड सक करती है, एनिमल्स का ब्लड सक करती है, वो भी है। साथ साथ देखेंगे तब का जो वैक्सीनेशन है, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन है, इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग एक हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं, अपने हेल्थ को ना अचीव कर सकते हैं, गुड हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। डिजीज जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इन्फेक्शियस और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस। अब इन्फेक्शियस जैसे कि एड्स हो गया, ये जानलेवा है, इसे जान भी चली जाती है, यानी कि एक इंसान से ये दूसरे इंसान में भी फैल सकता है, इसको इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाए। दूसरा एग्जाम्पल मलेरिया देख लीजिए, मलेरिया को हम लोग आगे और डिटेल में समझेंगे और एड्स को भी समझेंगे, काफी डिटेल में एनसीईआरटी में काफी डिटेल में दिया हुआ है, तो ऑफ कोर्स हम लोग उसके बारे में काफी डेप्थ में जाकर के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है, मलेरिया भी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, इसलिए ये इन्फेक्शियस डिजीज हो गया। अब दूसरा आता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, इसमें जैसे कि कैंसर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब कैंसर अगर किसी इंसान को है, उसके साथ उठने बैठने खाने पीने से दूसरे इंसान को नहीं होगा, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो गया। कैंसर के बारे में भी हम लोग आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर इसमें आता है जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, जो डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो गया, यानी कि किसी चीज की अगर कमी हो गई, तो जिस इंसान को जिस चीज की कमी होगी उसी को बीमारी होगा ना, उसके साथ उठने बैठने वालों को तो नहीं होगा, यानी कि नॉन इन्फेक्शियस में आ जाएगा। अगर आप बात करें तो एक ड्रग अब्यूजेज होता है। अब जैसे कि कोई बहुत ज्यादा ड्रग यूज कर रहा है, अगर कोई इंसान उसको देख रहा है तो जो देख रहा है उसको थोड़ी होगा, यानी कि नॉन इन्फेक्शियस में आ जाएगा। दूसरा एक आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। अब ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं या तो वो बैक्टीरिया से होगा, या फिर वो फंजाई से होगा, या फिर वो प्रोटोजोआ से होगा, या फिर हेलमिंथी से हो सकता है, या फिर वायरस हो जाता है। अब जिससे बीमारी होती है उसको पैथोजेंस बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में घुसता कैसे है। बेसिकली ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट होते हैं तो ये होस्ट के अंदर ही रहते हैं, अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, अपना जीवन बिताते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारी बॉडी के अंदर ये जाएगा कैसे। तो बहुत सारा रीजन है, वेरियस रीजन है, जैसे कि वो पानी के थ्रू जा सकता है, या कंटेमिनेटेड वाटर या फिर कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू जा सकता है, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी जा सकता है, ब्लड के थ्रू भी जा सकता है, वेक्टर्स के थ्रू जा सकता है। जैसे कि किसी इंसान को अगर कोई मॉस्किटो, जो एनाफ्लिज फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो अगर किसी इंसान को काट लेगी तो उसको तो मलेरिया हो जाएगा। हालांकि हम समझेंगे कि कैसे होता है, कौन कौन सा इसका पूरा लाइफ साइकिल को हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो ये सब वेरियस रीजन है कि पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर एंटर ले लेगा। अब एंटर तो ले लिया, अब ऐसा थोड़ी है कि एंटर लेने के बाद जरूरी है कि हम बीमार पड़ ही जाएंगे। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नॉर्मल एक्टिविटी होगी होस्ट की, उसमें इंटरफेयर करेगा, जिससे कि जो होस्ट है उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंजिंग आ जाए, तो उसको बोलते हैं डिजीज। तब जाकर के वो अफेक्ट कर जाएगा उस पर्टिकुलर वेक्टर या पर्टिकुलर पैथोजन से। अब क्या होता है कि एनसीईआरटी ने यह भी लिखा है कि अब अगर किसी पैथोजेंस को न्यू इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है ना, तो उसको वहाँ पे सर्वाइव होने के लिए ना अपने आप को चेंज भी करना पड़ेगा। अब एग्जांपल में जैसा आप समझ लीजिए, जैसे कि हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक में होता है, अगर उसको उस pH को अगर कोई पैथोजेंस झेल ले गया तभी तो हमको बीमार करेगा। HCl को वो नहीं झेल पाएगा तब तो वो मर जाएगा। तो वो टाइम टू टाइम इवॉल्व होते चला जाता है, तब जाकर के वो हमारे शरीर को खराब कर सकता है। पहले हम लोग समझते हैं जो बैक्टीरियल कौन कौन से डिजीज हैं, उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं। पहला हम लोग को समझना है टाइफाइड के बारे में। जो टाइफाइड होता है वो बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि बैक्टीरिया से होता है। अब उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। अब साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है उसी से होता है टाइफाइड। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप अच्छे से समझिएगा टाइफाइड होता कैसे। होता ऐसे है कि ना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये फीकल मैटर के थ्रू बाहर आएगा। अब वहाँ पे वो साल्मोनेला टाइफी है, अगर कोई मच्छर या मक्खी उस पर बैठेगी तो उसके वो जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है उसके बॉडी में अटैच कर जाएगा। और जब वो मक्खी किसी खाने पे बैठेगी और वो खाना पे बैठेगी तो उसके साथ जो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है वो खाने पे बैठ जाएगा, वो खाने के पास चला जाएगा। और अगर कोई हेल्दी इंसान उस खाने को खाएगा तो वो बॉडी में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा पूरी तरह से फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और पूरी तरह से वो हमारे पूरी बॉडी में फैल जाता है। ऐसा नहीं है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है, ये माइग्रेट कर जाता है पूरी बॉडी में। ये है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है, यानी कि हमको बीमार करता है।
अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका सिम्टम्स क्या है। अब सिम्टम्स में बेसिकली देखिए हेडेक होगा, फीवर होगी, कंटिन्यू फीवर होता है, सर दर्द तो होता ही है, हेडेक होगा, फटीग यानी कि थकान हो। अब धीरे धीरे क्या होता है कि चूंकि ये पेट का मामला है, पेट से संबंधित रोग है, तो कॉन्स्टिपेशन होगा। अब कॉन्स्टिपेशन होगा तो लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगेगी, और जो होता है एब्डोमिनल पेन भी होगा। अब बेसिकली इसका अगर हम लेट कॉम्प्लिकेशन देखें ना, तो ये हमारे इंटेस्टाइन को छेद भी कर सकता है, जिसको इंटेस्टिनल परफोरेशन बोलते हैं, यानी कि उसमें पोर्स कर देता है, छेद कर देता है, और लास्टली उस इंसान की मौत हो जाएगी। अब इसका पता कैसे लगाया जाता है? इसके लिए एक टेस्ट आता है जिसको विडाल टेस्ट बोलते हैं। एक आता है मैरी मेलोन। मैरी मेलोन एक महिला थी जो अमेरिका में बहुत बड़ी शेफ थी, अमीरों के यहाँ खाना बनाती थी, तो उसका पर्सनल हाइजीन काफ़ी खराब था। अब उस मैरी मेलोन ने पूरे अमेरिका में लोगों को ये टाइफाइड बीमारी फैलाया था। उसको बाद में जेल भी हुई थी, इसलिए उसको टाइफाइड का करियर कहा जाता है। किसको? मैरी मेलोन को। अब हम बात करते हैं दूसरा बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, जिसको बोलते हैं निमोनिया। निमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। अब ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और दूसरा होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। अब ये दो बैक्टीरिया से होता है। अब होता क्या है, ये जो निमोनिया है ये बेसिकली हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक को खराब करता है। हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो लंग्स में जो एल्विलाई है, एल्विलाई का काम क्या होता है? एल्विलाई बेसिकली एयर सैक लाइक बॉडी है, उसमें हवा भरा रहता है, जिसमें O2 और CO2 एक्सचेंज होता है। वही तो होता है, एल्विलाई में होता है, आप जानते होंगे। अब होता क्या है बेसिकली कि अब ना वो जो सैक है ना, जो एल्विलाई, वो गेट फिल्ड विथ फ्लूइड, वो उनमें पानी भर जाता है। कोरोना में भी यही हो रहा था, बेसिकली वो पानी भर जाता था उसमें। अब जहाँ पे एयर का एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पे पानी भर गया। अब जब वहाँ पे पानी भर जाएगा तो प्रॉपर ढंग से O2 CO2 का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। बेसिकली इसमें क्या होता है कि कफ जमने लगता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर सांस लेने में भी प्रॉब्लम आता है। अब ये होता कैसे? अब होता ऐसे है कि जैसे कि कोरोना होता था। अब होता क्या था कि अगर किसी इंसान के एल्विलाई में ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये अगर बैक्टीरिया है, तो वो अगर छींकेगा तो उसके जो एरोजोल, जो बेसिकली जो एयर ड्रॉपलेट्स को एरोजोल बोला जाता है, ये पूरे एयर में आ जाएगा। और उसके बगल में कोई इंसान सांस लिया तो वो एयर में वो दोनों बैक्टीरिया है, कोई एक बैक्टीरिया से होता है, दोनों बैक्टीरिया से हो सकता है ये, तो वो उसके नॉस्ट्रल्स के थ्रू उसके एल्विलाई में चला जाएगा और उस इंसान को भी वो बीमारी हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि जैसे कि अगर कोई इंसान जिसको ये बीमारी है, निमोनिया है, अगर वो छींका तो उसके हाथ पे पड़ेगा वो ड्रॉपलेट्स, वो एरोजोल, और उसी हाथ से अगर वो साफ सुथरा कोई चीज़ छू दिया, चाहे आपका कपड़ा छू दिया हो, चाहे यूटेंसिल को टच कर दिया हो, या फिर जो दरवाजे का जो हैंडल होता है उसको टच कर दिया हो, अगर कोई हेल्दी इंसान इन सब चीज़ों को अगर छुएगा और अगर उसने उसी हाथ से अपना नाक को साफ किया, तो उसको भी वो सारा का सारा बैक्टीरिया उसके अंदर चला जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एरोजोल से ये बेसिकली एयर ड्रॉपलेट से भी फैल सकता है। तो ये होता है निमोनिया फैलने का तरीका। अब हम समझते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। अब इसका सिम्टम्स बेसिकली रेस्पिरेटरी से प्रॉब्लम है तो काफ़ी हेडेक होगा, फीवर होगा, फटीग होगा, यानी कि थकान होगी। इसका लेट कॉम्प्लिकेशन क्या है? अब लेट कॉम्प्लिकेशन में क्या है कि जब O2 CO2 एक्सचेंज नहीं हो पाएगी तो हमारे सेल को O2 नहीं मिलेगा, तो बेसिकली होता है क्या जो है ना कि जो लिप्स और नेल्स जो है ना ये बेसिकली ना ग्रेइश टू ब्लू कलर के होने लगते हैं। तो ये इसका लेट कॉम्प्लिकेशन है। एक आता है इसमें डिसेंट्री। डिसेंट्री बेसिकली क्या होता है, लूज मोशन में ना एक्चुअली ब्लड आने लग जाता है, ये डिसेंट्री होता है। एक्चुअली ये जो होता है वो सिगेला से होता है, सिगेला नाम के बैक्टीरिया से होता है। दूसरा इसमें प्लेग होता है। प्लेग बहुत काफ़ी पुरानी और खराब बीमारी होती है, मूसों से होता है। ये मूसा जो होता है ना चूहा, उनसे हो जाता है। अब ये जो बेसिकली जो पैथोजेंस है यानी कि जो बैक्टीरिया है वो यर्सिनिया पेस्टिस है, यानी कि जो आपका जो प्लेग है उसके लिए जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का नाम यर्सिनिया पेस्टिस है। और एक आता है डिप्थेरिया। ये होता है बेसिकली जो डिप्थेरिया होता है वो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी नाम के बैक्टीरिया से होता है। यानी कि हम लोगों ने 5 बैक्टीरियल डिजीज के बारे में समझ लिया है। पहला हम लोगों ने समझा टाइफाइड के बारे में काफ़ी डिटेल में, दूसरा निमोनिया के बारे में, इसको भी डिटेल में, और तीसरा ऐसी नाम जिसमें एक हम लोगों ने डिप्थेरिया देख लिया, प्लेग देख लिया और डिसेंट्री देख लिया। अब हम बात करते हैं एक वायरस से। वायरस में एक दिया हुआ है कॉमन कोल्ड, जिसको राइनाइटिस एक्चुअली देखिए निमोनिया में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये ना रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ये हमारे एल्विलाई में चला जाता है और वहाँ पे उस एल्विलाई को ना जहाँ गैस भरा है वो जो एयर सैक बॉडी है उसको फ्लूइड में चेंज कर देता है। लेकिन ये जो राइनाइटिस है ये हमारे एल्विलाई तक नहीं जाता, ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि रेस्पिरेटरी पैसेज के पास यानी कि नॉस्ट्रिल के पास ही रहता है। बेसिकली 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन आप अगर किसी मेडिकल शॉप के पास जाओगे ना
अगर आपको देखोगे कि आपको कॉमन कोल्ड यानी कि राइनाइटिस हुआ है तो उसको आपको ना वो एंटीबायोटिक दे देगा। एंटीबायोटिक नहीं लेने का इसमें, एक्चुअली इसमें क्या हुआ, ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से थोड़ी हुआ है, ये तो वायरस से हुआ है। लेकिन आप फॉरेन वगैरह में जाओगे तो वहाँ आपको बस बुखार कम करने का दवाई दे देगा और आपको वो 3-4 दिन वो अपने आप ठीक हो जाता है। अब इसका तरीका क्या है, जैसे निमोनिया का है वही तरीका है, एरोजॉल या फिर एयर ड्रॉपलेट्स हो सकता है, या फिर कोई अगर चीज़ को वो छू दिया तो उससे हो सकता है। अगर उसी हाथ से अगर वो जो चीज़ में इन्फेक्शन है उसी हाथ से अगर उस छू दिया और बिना साफ किए अपने नाक पे वो हाथ लगाएगा तो नॉर्मल है, वो बीमारी होगी ही होगी। हम लोगों ने बैक्टीरियल देख लिया 5 डिजीज और एक वायरस वाला देख लिया। अब हम समझते हैं प्रोटोजोआ से। पहले समझिए प्रोटोजोआ क्या होता है। प्रोटोजोआ जो होता है ना, बेसिकली ये ना प्रोटिस्टा किंगडम होता है। प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर है, जैसे कि मोनेरा किंगडम होता है, प्रोटिस्टा किंगडम है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, उसी तरह से होते हैं प्रोटिस्टा किंगडम। बेसिकली ये ना यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक सेल के बने होते हैं, और यूकैरियोट्स होते हैं। आई होप आपको ऑलरेडी पता होगा कि यूकैरियोट्स और यूनिसेलुलर क्या होते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, उसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है उसमें। अब क्या होता है कि ये जो प्रोटिस्टा है इसमें ना 5 टाइप के होते हैं ये, जिसमें इसमें एक आता है डाइनोफ्लैजेलेट्स, एक इसमें आता है जो क्राइजोफाइटा जिसमें डायटम्स या डेस्मिट्स उसमें आते हैं, यूग्लिनोइड्स आता है, स्लाइमोइड्स आता है, प्रोटोजोआ आता है। अब प्रोटोजोआ भी ना यहाँ पे 4 टाइप का आपको दिखेगा। एक आ जाएगा इसमें फ्लेजला वाला, जिसके बॉडी में फ्लेजला होता है, जिसमें आपका इसमें लिस्मानिया आ जाएगा, ट्रिपोनेमा आ जाएगा। आप इसमें अगर देखेंगे तो जो सिलिया वाला आता है वो पैरामीशियम होता है, एक्चुअली पैरामीशियम बीमार नहीं करता है। एक आता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी अमीबियासिस में, उससे होता है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि ये अमीबा टाइप का होता है, सूडोपोडिया बनाता है। और एक चौथा आता है स्पोरोजोआ। अब बेसिकली क्या होता है, स्पोरोजोआ ना इसमें नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि इसमें फ्लेजला वगैरह कुछ नहीं होता है, ना सिलिया होता है। ये इसमें नॉन मोटाइल यानी कि मोटाइल यानी कि गति नहीं कर सकता है। यही वाला जो प्लाज्मोडियम है ना वही करता है मलेरिया, यानी कि हम लोग को पढ़ना है मलेरिया के बारे में। अब मलेरिया को ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे से समझिएगा इसको। अब ये होता है प्लाज्मोडियम से। अब मलेरिया जो होता है, ये जो बेसिकली जो प्लाज्मोडियम है ना, ये प्रोटोजोआ का मेंबर है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है इसके ना 60 स्पीसीज है, और इन 60 स्पीसीज में 4 ऐसे स्पीसीज हैं जिससे मलेरिया होता है। यानी कि 4 टाइप के प्लाज्मोडियम है जिससे मलेरिया होता है। एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सबसे ज़्यादा कॉमन यही है। दूसरा होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, सबसे रेयर है ये, इससे ज़्यादा मलेरिया नहीं होता। तीसरा होता है इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये जानलेवा है। अगर ये हो गया ना, अगर इस प्रोटोजोआ से अगर किसी को मलेरिया हो गया तो वो गया, काम खत्म, मर जाएगा वो। चौथा हो जाएगा इसमें प्लाज्मोडियम मलेरी, एक्चुअली सबसे पहली बार इसी को खोजा गया था, प्लाज्मोडियम मलेरी को। अभी जो 4 प्लाज्मोडियम है ये पैथोजेंस हैं। अभी पैथोजेंस यानी कि बीमार करेंगे। अभी हमारी बॉडी के अंदर देखिए कैसे आते हैं। अब एक मॉस्किटो होती है जिसका नाम होता है फीमेल होती है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अभी जो मॉस्किटो होती है, अब इसके ना देखिए पहले 2 होस्ट होते हैं। एक तो ये खुद हो गई यानी कि ये जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, और दूसरा होता है हम यानी कि ह्यूमंस। और ह्यूमंस का जो 2 ऑर्गन इसमें जिम्मेदार होता है, पहला लीवर और दूसरा आरबीसी। ध्यान से समझिएगा होता क्या है, जैसे कि कोई हेल्दी इंसान है, उस हेल्दी इंसान को अगर कोई फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो अगर उसको बाइट करती है, जब वो बाइट करेगी तो उसके मुंह में सलाइवरी ग्लैंड होगा, और उस सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा होगा, और उस सलाइवा में प्लाज्मोडियम होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा उस प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस स्टेज होता है जिसको स्पोरोजोइट बोलते हैं। यानी कि अगर कोई मच्छरनी यानी कि एनाफिलीज मॉस्किटो है, अगर किसी हेल्दी इंसान को बाइट करेगी और उसके सलाइवरी ग्लैंड में, उसके सलाइवा में अगर प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट वाला यानी कि जो इन्फेक्शियस स्टेज है वो नहीं रहेगा, तो वो अगर किसी हेल्दी इंसान को बाइट करेगी तो उस इंसान को मलेरिया नहीं होगा। यानी कि जब वो कट करेगी तो उसके सलाइवा में स्पोरोजोइट यानी कि जो इन्फेक्शियस स्टेज है इस प्लाज्मोडियम का वो होना आवश्यकता है, मतलब वो आवश्यक है, वो जरूरी है, नेसेसरी है। अब जब अगर उसके सलाइवा में अगर वो होगा यानी कि जो स्पोरोजाइट वाला इन्फेक्शियस स्टेज होगा, अगर वो कट करेगी, जैसे ही वो कट करेगी तो वो ब्लड के थ्रू हमारे लीवर में चला आता है। उस लीवर में जो सेल होते हैं उस सेल में ये जा करके मल्टीपल फिजन करेगा, ग्रो करेगा। अब धीरे धीरे इतना ज़्यादा ही नंबर बढ़ा लेगा, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 बढ़ता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो सेल जो है लीवर का हिपैटोसाइट सेल वो बस्ट कर जाएगा। जैसे ही बस्ट करेगा ये आरबीसी में घुस जाएगा। अब आरबीसी में घुसने के साथ ये आरबीसी को भी तोड़ना शुरू करेगा, और एक दिन टाइम ऐसा आएगा कि ये आरबीसी को भी बस्ट कर देगा। और उससे पहले ये 2 काम करता है। पहला काम ये करता है कि ये ना हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन को एक कंपाउंड में चेंज कर देता है जिसको हीमोजॉइन बोलते हैं। और एक काम और करता है कि कुछ प्लाज्मोडियम जो है ये ना गैमेटोसाइट बना लेते हैं। अब गैमेटोसाइट बना रहे हैं, गैमेट नहीं बना रहे हैं, हमारा बॉडी अनुकूल नहीं है गैमेट बनाने के लिए, ये गैमेटोसाइट बना करके रख लेते हैं। अब जैसे ही आरबीसी फटा उसमें से निकलता है आपका हीमोजॉइन, जो ऑलरेडी इस हीमोग्लोबिन को ये
हीमोजोइन कंपाउंड में चेंज कर चुका है। अब जैसे ही ये हीमोजोइन प्लाज्मा में रिलीज होगा, उस इंसान को पहली बार सिम्टम्स आएंगे। क्या आएंगे सिम्टम्स? काफ़ी तेज बुखार लगेगा, हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, फटीग थकान महसूस होने लगेगी। तब उसको पता चलता है कि हमको ये सब बीमारी है। तब वो डॉक्टर के पास जाएगा, फिर डॉक्टर टेस्ट करेगा, फिर पता चलेगा कि उसको क्या हुआ है नहीं हुआ है। वो तो डॉक्टर की बात है, वो डॉक्टर बताएगा। अब होता क्या है कि ये तो हीमोजोइन में कर लिया, सेल बस्ट भी कर गया। अब मैंने आपको बताया था एक और काम करता है ये ना, क्या करता है? गैमेटोसाइट बना लेता है। अब ये गैमेटोसाइट बना करके रखा रहता है। कोई नॉर्मल जो एनाफिलीज मॉस्किटो है, अगर वो इस इंसान को बाइट करेगी, अब जैसे ही बाइट करेगी तो वो सक करेगी ब्लड को। अब उस ब्लड में तो गैमेटोसाइट रखा हुआ है। अब जैसे ही वो गैमेटोसाइट उस मच्छरनी के गट में चला जाएगा, जैसे ही उस गट में जाएगा ना, अब वहाँ पे गैमेटोजेनेसिस शुरू हो जाएगा। ये गैमेटोसाइट से गैमेट बना लेगा और फर्टिलाइज कर लेगा, और फर्टिलाइज होने के बाद फिर ये उसी मच्छरनी के कहाँ चला जाएगा? सलाइवरी ग्लैंड में चला जाएगा, और वहाँ पे सलाइवा में वो स्पोरोजोइट वाला इन्फेक्शियस स्टेज बना लेगा। और जैसे ही वो स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस स्टेज बना लिया और फिर वो किसी हेल्दी इंसान को काटेगी, तो उस इंसान को फिर से मलेरिया आएगा। यानी कि प्रोटोजोआ में हम लोगों ने पहला मलेरिया देख लिया। अब दूसरा आता है इसमें एक डिसेंट्री। एक डिसेंट्री आपने बैक्टीरिया में पढ़ा होगा, तो वो दूसरा डिसेंट्री है। अब इससे भी डिसेंट्री होता है जिसको एमीबियासिस बोलते हैं। अब ये जो एमीबियासिस होता है, बेसिकली ये जो प्रोटोजोआ है उसको एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका बोलते हैं। अब इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, बेसिकली जो हाउस फ्लाइज होते हैं ना, जो अपने घर में आप लोग जो मक्खी देखते हो, उसका मैकेनिकल कैरियर है। यानी कि जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, क्या होता है कि ये ना, अब क्या होता है कि ये भी ना कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से आते हैं, यानी फीकल मैटर से ही आते हैं। अब उस फीकल मैटर में ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका रखा हुआ रहेगा। वो मक्खी अगर उस फीकल मैटर पे बैठी तो उसके बॉडी पे वो अटैच कर जाएगा प्रोटोजोआ, और जब वो किसी अच्छे खाने पे बैठेगी और कोई इंसान वो खाने को खाएगा तो वो इंसान को फिर चला जाएगा। बेसिकली जो टाइफाइड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन ये जो एमीबियासिस यानी कि जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। सिम्टम्स बेसिकली क्या होगा? सेम चीज, कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, काफी तेज एब्डोमिनल पेन के साथ क्रैम्प्स भी बहुत तगड़े आते हैं। अब एक और पढ़ना है हम लोगों को हेलमिंथिक के बारे में। राउंड वर्म होता है ये जो एस्केलमेंथीज है। जो राउंड वर्म होता है उसमें एक आता है इसमें एस्कैरिस। एनसीईआरटी में ना एनिमल किंगडम में ना डायग्राम भी बनाया हुआ है। जो फीमेल जो एस्कैरिस होती है ना, वो थोड़ी सी लंबी होती है साइज में मेल के मुकाबले में। अब इसका क्या होता है, इसका जो ना ये ना बॉडी, ये इसका एक ही होस्ट है, वो होता है हम, यानी कि ह्यूमंस में ही ये होता है। बेसिकली ये उसी में ग्रो करता है, और जो फीकल मैटर के थ्रू ये भी बाहर आएगा। अब इसका जो इन्फेक्शियस स्टेज होता है ना इस एस्कैरिस का, वो एग होता है, इसका अंडा होता है। अब उसी अंडे पे फिर से वही फीकल मैटर के थ्रू अगर कोई मच्छर आएगा, बैठेगा, अच्छे फूड पे जाएगा और कोई हेल्दी इंसान उसको खाएगा तो बीमारी होगा। तो बेसिकली यही होता है। अब बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसका जो सिम्टम्स अगर देखेंगे आप, तो इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिया भी हो सकता है, ब्लॉक कर देता है पूरे इंटेस्टिनल पैसेज को, पूरे इंटेस्टीन को, ये पैसेज को ना पूरी तरह से ये ब्लॉक करके रख देता है। कौन सा? ये जो एस्केरियासिस। अब समझते हैं फिलारियासिस के बारे में, जिसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। हाथी पाँव का बीमारी आपने सुना होगा, आमतौर की भाषा में इसको फाइलेरिया बोलते हैं। काफी मोटा मोटा पैर हो जाता है, एनसीईआरटी में फिगर भी दिया हुआ है, उसको देखेंगे आप। अब होता क्या है कि ये भी जो ना हेलमिंथिक डिजीज है। अब ये किस हेलमिंथिस से होता है? एक आता है इसमें वुकरेरिया ब्रैंकोप्टाई और दूसरा होता है वुकरेरिया मलाई। अब ये इसका होने का तरीका सिंपल सा है। ये ना बेसिकली क्या होता है कि जो क्यूलेक्स एक मच्छर होती है, एक होती है मच्छर क्यूलेक्स, उसी के बाइट से ये होता है बीमारी। अब होता क्या है कि ये हमारी बॉडी के अंदर चला गया, बॉडी के अंदर जाने के बाद ये बेसिकली क्या होता है, और सब जितने बीमारी है ना ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में फैलता है। लेकिन फिलारियासिस एक इकलौता बीमारी जो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करता है। अभी हमारा जो जेनाइटल एरिया है, स्क्रोटम वाला हो गया, पीनस हो गया, और जो लोअर पार्ट वाला एरिया हो गया, वहाँ पे ये कंटिन्यू क्रोनिक यानी कि लंबे टाइम तक स्लोली ना आराम से ये ग्रो करते रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि पूरा स्क्रोटम फूल के बड़ा हो जाता है, साइज में काफ़ी स्वेल हो जाता है, पूरा जो पाँव है काफ़ी मोटा हो जाता है, इसी को बोलते हैं फिलारियासिस। अब हम बात करते हैं फंगल डिजीज के बारे में। फंगल डिजीज के बारे में आपको पढ़ना है एक, जैसे कि दाद, जिसको रिंग वर्म बोलते हैं। बेसिकली ना यहाँ पे ज़्यादातर होता है। ये ऐसे एरिया पे होगा जहाँ पे थोड़ी सी नमी है और थोड़ी सी गर्मी है, और ये उस टाइम पे होगा जब गर्मी तुरंत खत्म नहीं हुई है और बरसात आ गई है। यानी कि इसको मॉइस्चराइजर भी चाहिए और थोड़ा सा गर्मी भी चाहिए, तो वहाँ पे ज़्यादा फलती फूलती है। आप गौर करके सोचिए ये कहाँ कहाँ हमारी बॉडी पे होता है। ये वाला एरिया होता है, स्कल में होता है, यहाँ पे होता है, बिल्कुल बीच में जो फिंगर्स के बीच में होता है, टोज में होता है, बेसिकली अंडर आर्म में होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा होता है। और जब गर्मी खत्म हुई नहीं है सही से और ठंडी आ गई, तो उस टाइम पे देखेंगे कि ये जल्दी होता है। ठंडी नहीं, बरसात आ गई, गर्मी खत्म हुई और बरसात आ गई, उसी टाइम पे ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। ये ज़्यादा ग्रो करते हैं। एक्चुअली लीजन बना लेता है, पूरी तरह से पपड़ी टाइप का बना लेता है, काफ़ी इंटेंस इचिंग होने लगती है। अब ये होता कैसे है? एक्चुअली ना इसके 3 जेनरा है।
एक्चुअली जीनस होता है, स्पीसीज नहीं, ध्यान रखेंगे, स्पीसीज नहीं, जीनस होता है। जीनस का प्लूरल जेनरा होता है। बेसिकली इसमें 3 जेनरा आपको देखने को मिलेंगे, माइक्रोबैक्टीरियम, एपिडर्मोफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन। ये तीनों जो होते हैं, ये 3 जेनरा है, इन्हीं तीनों से रिंगवर्म यानी कि दाद होती है। अब बात करते हैं हम लोग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज के बारे में, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम इन सारे बीमारियों से बच सकते हैं, इन सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, सिंपल सी बात है, हम लोगों को एक पर्सनल हाइजीन ध्यान रखना पड़ेगा और पब्लिक हाइजीन को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब पर्सनल हाइजीन में हम लोगों को अच्छे से नहाना धोना चाहिए, कंटिन्यू जो बेसिकली बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, अच्छा साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, कंटेमिनेटेड फूड वाटर नहीं लेना चाहिए, साफ सुथरा खाना खाना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, जिसमें आप देखेंगे जो जितने प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गए, मिनरल्स हो गए, इन सारे चीज़ों को कंप्लीटली हम लोगों को लेना चाहिए। और अगर देखिए पब्लिक हाइजीन के बारे में, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए। बेसिकली आप लोगों ने देखा मच्छर से बहुत ज़्यादा बीमारी हो, चाहे वो फिलारियासिस क्यूलेक्स मच्छर से हो, चाहे आपका मलेरिया एनाफ्लीज मॉस्किटो से हो, चाहे मैकेनिकल कैरियर से हो। ज़्यादातर जो बीमारियां हो रही हैं वो बेसिकली मॉस्किटो से हो रही है। ये ना पानी में ही तो ब्रीड करता है। अब जैसे कि कूलर है, वहाँ पे हम ज़्यादा नहीं चाहेंगे कि स्टेगनेंट हो वाटर, तो उसको साफ़ करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, पीरियडिकली हम क्लीनिंग करते रहेंगे। रिजर्वायर हो गया, चाहे जहाँ पे पानी का जमावड़ा होता है वहाँ पे उसको कंटिन्यू क्लीन करते रहेंगे। सोते समय मॉस्किटो नेट का यूज़ करेंगे। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे हम इस सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जो एक आता है गैम्ब्यूसिया फिश। गैम्ब्यूसिया फिश को अगर आप किसी तालाब में छोड़ दोगे ना, तो सारे प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया करने वाला जो प्लाज्मोडियम है, उसको सब खा जाएगा। नेचुरल प्रेडेटर होता है ये गैम्ब्यूसिया मछली। अगर आप देखेंगे बेसिकली जो इसका जो इंसेक्टिसाइड्स हो गए, इन सब चीज़ों को ना, जो ड्रेन हो गए, नालियाँ वगैरह हो गए, उनको साफ सुथरा रखेंगे। इंसेक्टिसाइडल छिट के पूरा उसको छिड़काव करके हम इससे बचाया जा सकता है। अब जैसे कि वैक्सीनेशन हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, ये सब काफ़ी हेल्प करती है टू कंट्रोल द डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनेस। इन सब का तो वैक्सीनेशन। चिकन पॉक्स को ना कंप्लीटली इरेडिकेटेड कर दिया गया है, पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया गया है, लेकिन जो नियरली इरेडिकेटेड है वो आपका पोलियो हो जाएगा। अब जो अगला टॉपिक हम लोग को समझना है इम्यूनिटी के बारे में। अब इम्यूनिटी क्या होता है? देखिए बेसिकली हम लोग इतना ज़्यादा बीमारी के बारे में अभी तक पढ़े हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि इतनी ज़्यादा बीमारियां हैं, मच्छरनी इधर उधर घूम रही है और काटे जा रही है और बीमार करते जा रही है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग रोज रोज बीमार पड़ते हैं। इसलिए नहीं पड़ते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी कहा जाता है। अब जो इम्यूनिटी होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है ये जन्मजात होता है, जो बच्चा पैदा होता है वो लेकर के ही पैदा होता है, तो इसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है ये आफ्टर बर्थ मिलता है। पहले हम लोग इनेट इम्यूनिटी के बारे में समझते हैं। बेसिकली ये जन्मजात यानी कि ये बचपन से ही मिलता है। अब ये जो है ना कोई स्पेसिफिक बीमारी के लिए नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर बीमारी है उसी बीमारी के लिए ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस होता है, ऐसा नहीं है। ये नॉन स्पेसिफिक है, किसी भी बीमारी के लिए होता है जो बचपन में हम लोगों को मिल जाता है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें 4 बैरियर बेसिकली आते हैं। अब ये 4 बैरियर कौन सा है? बेसिकली इसमें ना एक आता है फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, एक सेल्यूलर और साइटोकाइन। अब देखिए, अब जैसे कि पहले हम लोग समझते हैं फिजिकल के बारे में। अब जैसे कि कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो वो पहले स्किन को टच करेगा, स्किन के थ्रू आएगा, और स्किन को अगर क्रॉस कर लेगा, जो म्यूकस के मेम्ब्रेन होते हैं, लाइक जैसे कि नोज का जो मेम्ब्रेन है, नोज के थ्रू अगर कोई पैथोजन एंटर लेना चाहेगा तो वहां से एंटर ले सकता है, या फिर माउथ के जो म्यूकस मेम्ब्रेन हो गए वहां से एंटर ले सकता है। अगर कोई बीमारी आएगा तो पहले स्किन के थ्रू आएगा या फिर वो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू आएगा। मान लीजिए कि इसको भी क्रॉस कर गया बीमारी, तब हमारा आएगा सेकंड, जिसको फिजियोलॉजिकल बोलते हैं। अब फिजियोलॉजिकल में बेसिकली जो हमारा जैसे कि सलाइवा हो गया, सलाइवा में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वो उस बीमारी को मार देगा, उस पैथोजेंस को मार देगा। अब जैसे कि आंख से घुस सकता है कोई बीमारी, तो यहाँ पे टीयर्स निकलते हैं, उसमें भी लाइसोजाइम होता है। वेजाइना के थ्रू घुसा तो वहाँ पे भी लाइसोजाइम मिलता है। एनस के थ्रू जाएगा तो वहाँ भी लाइसोजाइम मिलता है। यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू जाएगा तो वहाँ भी यूरिन की जो एसिड होती है वो एसिडिटी को झेल नहीं पाएगा पैथोजेंस, और वो मारा जाएगा। अब तीसरा आता है इसमें सेल्यूलर। अब अगर ये फिजिकल को भी क्रॉस कर गया, फिजियोलॉजिकल को भी क्रॉस कर गया, अब इसकी मुलाकात ब्लड से होगी, टिश्यू से होगी। अब ब्लड में क्या होता है ना कि WBC मौजूद है उस ब्लड में। अब WBC में एक होता है न्यूट्रोफिल्स और एक होता है मोनोसाइट, ये दोनों ना इस पैथोजेंस को मार देंगे। और जो टिश्यू में एक मैक्रोफेजेस होता है, वो भी कैपेबिलिटी होती है उसमें ताकि वो उस पैथोजेंस को मार सके। अब देखते हैं हम लोग लास्ट बैरियर, जिसको बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। पहला हम लोगों ने बैरियर देखा फिजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल, तीसरा सेलुलर बैरियर और चौथा है साइटोकाइन बैरियर। अब इसमें जो बेसिकली आता है वो आता है इंटरफेरॉन प्रोटीन। अब इंटरफेरॉन प्रोटीन क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि कोई सेल है,
अब उस पर कोई वायरल का इन्फेक्शन हो गया, अब वो सेल हो गया वायरल इन्फेक्टेड सेल हो गया, वो वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, अब वो सेल तो मरेगा क्योंकि वायरस उसमें जाकर के अपना मल्टीप्लाई करेगा और उसको ग्रो करेगा उसमें और उसको फाड़ देगा, उस सेल को खराब कर देगा। लेकिन ये जब मर रहा होता है ना, ये इन्फेक्टेड जो वायरल इन्फेक्टेड सेल है, ये ना एक प्रोटीन को रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसको इंटरफेरोन बोलते हैं। ये इंटरफेरोन क्या करता है, अपने बगल वाले सेल जो बचा हुआ है इस वायरल इन्फेक्टेड से, यानी कि जो नॉन वायरल इन्फेक्टेड जो सेल है उसके अंदर वो इंटरफेरोन चला जाता है, इसको आगाह कर देता है कि तुम अपने अंदर ये बॉडी बना लो, अपने अंदर ये इम्यूनिटी को बिल्ड कर लो, ताकि ये जो पर्टिकुलर जो वायरस आ रहा है उससे आप बच सकें। तो बेसिकली ये मरते मरते अपने बगल वाले यानी कि नेबर की जान बचा देता है। तो ये 4 बेसिकली बैरियर है। पहला हम लोगों ने देखा फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि हमारी सुरक्षा की पहली टुकड़ी बोलते हैं। दूसरा हो गया सेलुलर बैरियर और चौथा साइटोकाइन बैरियर, ये हो गया सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। और तीसरा होता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसको हम लोग देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। अब हम लोग समझ लेते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है ये ना आफ्टर बर्थ मिलता है। जो इनेट इम्यूनिटी था वो बचपन से ही मिला था, जन्मजात मिला था, वो बचपन से ही मिलता है। लेकिन ये आफ्टर बर्थ होता है, यानी कि कोई अगर बच्चा पैदा हुआ है ना तो उसके अंदर ऑलरेडी इनेट इम्यूनिटी होगी, लेकिन वो जब बड़ा होगा, जैसे जैसे एडल्ट आएगा, वैसे वैसे उसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेसिकली ये स्पेसिफिक बीमारी के लिए, कोई खास बीमारी के लिए ये होता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए किसी इंसान को या किसी बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ। अब चिकन पॉक्स उसको पहली बार हुआ, अब उसके अंदर जो बॉडी है वो एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगी, स्लोली बनाएगी, क्योंकि ना उस बीमारी को ना ये अच्छे से पहचानी नहीं है कि बीमारी कैसा है, कैसे काम करता है। धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा, काफ़ी काफ़ी लो इंटेंसिटी का बनाएगा, और एक बार जब बन जाएगा तो उस चेचक को ही मार देगा। लेकिन यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे 2 टाइप का रिस्पॉन्स मिलता है। और जो बेसिकली जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है ना, ये कैटेगराइज्ड बाय मेमोरी होता है। ये ना इस मेमोरी को ये मेमोरी बना के रखता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि अगर किसी को पहली बार चेचक होता है ना तो दोबारा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि पहली बार बॉडी समझ लिया है, उस बीमारी को एंटीबॉडी बना लिया है, और अब जब दूसरी बार वो बीमारी अटैक करेगी तो उसके बॉडी में तो ऑलरेडी एंटीबॉडी बना हुआ है, क्योंकि पहली बार उसको अटैक कोई कर चुका है। तो यहाँ पे आपको 2 टाइप का रिस्पांस मिलेगा। पहले को बोलते हैं प्राइमरी इम्यूनिटी रिस्पांस और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी इम्यूनिटी रिस्पांस। तो प्राइमरी जो इम्यूनिटी रिस्पांस है इसमें होता है जब पैथोजन एंटर फर्स्ट टाइम, काफ़ी स्लो इंटेंसिटी का होगा और लो इंटेंसिटी का होगा और स्लो होगा। लेकिन वही बीमारी जब दूसरी बार होगी, यानी कि स्पेसिफिक है, जैसे जैसे अलग अलग बीमारी आती जाएगी वो प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पांस देता जाएगा। अब ये जब दूसरी बार आएगा तो ये सेकेंड टाइम पे जब आएगा, जब ये पैथोजन सेकेंड टाइम एंटर लेगा, तब ये जाकर के काफ़ी हाई इंटेंसिटी में ये काम करेगा और उस बीमारी को मार देगा। यहाँ पे 2 टाइप का रिस्पांस आपको समझ में आ गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है ना, इसमें ना 2 सेल होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होता है ना बेसिकली बोन मैरो में बन जाता है और वहीं मैच्योर हो जाता है। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है ये बनता तो बोन मैरो में है, लेकिन ये थाइमस में जाकर के ये होता है मैच्योर। अब बी लिम्फोसाइट में ना बेसिकली इसमें ना मेमोरी सेल होते हैं, मेमोरी बी लिम्फोसाइट उसको बोलते हैं, क्योंकि ये मेमोरी बना के रखता है ये, है ना। कोई बीमारी पहली बार आएगा तो ये मेमोरी बना लेता है कि अगर दूसरी बार आएगा तो उसको निपटा देंगे वहीं पे, मेमोरी पे काम करता है ये। और इसके पास एक होता है ना बेसिकली ना प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा सेल होते हैं, और इस प्लाज्मा सेल में ना ये एंटीबॉडी बनाता है। इसलिए बी लिम्फोसाइट को चूंकि ये एंटीबॉडी बनाता है इसलिए इसको एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। अब प्लाज्मा मतलब लिक्विड और लिक्विड मतलब ह्यूमरल, इसलिए इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। अब दूसरा आ गया टी लिम्फोसाइट, मैंने पहले ही बता दिया ये भी बनता है बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर कहाँ होता है, मैच्योर होता है ये थाइमस में। थाइमोसिन हार्मोन होता है बेसिकली, आप केमिकल कोऑर्डिनेशन में इसके बारे में पढ़े होंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा, इसका जिक्र थोड़ा बहुत आगे दिया हुआ है। अब क्या होता है कि यहाँ पे आपको 3 टाइप का सेल मिलेगा, एक मिलेगा आपको हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल और सप्रेसर टी सेल, इसको भूल जाइए, और तीसरा एक होता है इसमें आपका मेमोरी टी सेल। अब होता क्या है, ये जो किलर टी सेल है ना यही ना पैथोजेंस को मारता है। ये क्या करता है ना, सेल बेसिकली सेल होते हैं, अब पैथोजेंस के अंदर घुस कर उसको फाड़ देता है, उसको बर्बाद कर देता है, उसको मार देता है। अब दिमाग में आएगा कि ये हेल्पर टी सेल क्या है, बेसिकली जो हेल्पर टी सेल है ये कमांडर है, ये किलर जो टी सेल है उसको भी जनरेट करता है, उसको भी कमांड करता है, और जो प्लाज्मा सेल है या जो एंटीबॉडी बना रही थी इन दोनों को यही कमांड करता है, इन दोनों को यही उजागर करता है, यानी कि जनरेट करता है। आप देखते होंगे कि एड्स में ना यही हेल्पर टी सेल अफेक्ट कर जाता है, इसलिए तो इसको बोलते हैं एड्स को AIDS यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि इसमें क्या होता है कि हेल्पर टी सेल को ही बर्बाद कर देता है। और जब किसी सेना में कमांडर ही नहीं रहेगा तो फिर सेना का क्या मतलब है, तो हेल्पर टी सेल को ही खत्म कर देता है। अब इतना देर से मैं इम्यूनिटी बोल रहा हूँ, अब ये इम्यूनिटी होता क्या है,
बेसिकली जो इम्यूनिटी होता है ना, ये प्रोटीन का बना होता है। अब जब प्रोटीन का बना होगा तो इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे, यानी कि इसमें ना पॉलीपेप्टाइड यानी कि बहुत लंबा सा अमीनो एसिड का चेन होता है। अब चूंकि ये वाई शेप का होता है, अब वाई शेप का होता है, इसमें ना बेसिकली 2 हैवी चेन होते हैं और 2 लाइट चेन होती है, इसलिए इसको H2 और L2 कहा जाता है। अब होता क्या है, बेसिकली ये जो हैवी चेन और जो लाइट चेन है, ये ना आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि सल्फर की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बेसिकली एंटीबॉडी की कमी पड़ जाएगी। देखिए होता क्या है ना कि इसमें आपको ना 2 पार्ट दिख रहा होगा। अब इस 2 पार्ट में एक ऑरेंज वाला दिखेगा, ये ना कांस्टेंट पार्ट होता है, यानी कि दोनों का, हैवी चेन का भी और लाइट चेन का, दोनों का जो ऑरेंज वाला पार्ट होता है ये कांस्टेंट रीजन होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो आगे आपको दिखे ना, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है जो ब्लू और येलो में है दोनों साइड से, एक्चुअली ना इसको ना पैराटॉप बोलते हैं। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। अब ये ना वेरिएबल होता है, जैसा एंटीबॉडी वैसा एंटीजन का साइज बन जाता है। अब ये जो इम्यूनिटी होता है ना, वो 5 टाइप के होते हैं। बेसिकली इसमें इसको IG से, ग्लोब्यूलिन से डिनोट किया जाता है। IgG होता है एक, IgA होता है, IgM होता है, IgD होता है और IgE होता है। जो IgG वाला होता है ना, ये सबसे ज्यादा होता है, और IgE वाला जो होता है वो सबसे कम होता है। IgG वाला जो बेसिकली है, ये ना मदर से फीटस में क्रॉस कर सकता है, यानी कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। क्वेश्चन आता है बहुत बार कि प्लेसेंटा को कौन सा एंटीबॉडी क्रॉस कर सकता है, वो यही IgG वाला क्रॉस कर सकता है। उसके बाद जो IgA है, बेसिकली ये ना जो सिक्रेशन होता है, इसमें जो भी बॉडी के फ्लूइड्स हैं, चाहे वो टीयर्स है, सलाइवा है, ब्लड है, इन सब में IgG होता है। अब जैसे कि कोलेस्ट्रम होता है, जो माँ अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है ना, तो उस दूध में कोलेस्ट्रम होता है, तो उस कोलेस्ट्रम में IgA वाला ही एंटीबॉडी होता है। और IgA वाला जो होता है, बेसिकली IgM वाला ये सबसे बड़ा होता है बेसिकली। और जो IgE वाला होता है, ये बेसिकली एलर्जी में होता है। अगर किसी इंसान को एलर्जी का प्रॉब्लम है ना, अगर आप उसका ब्लड टेस्ट करोगे तो IgE बढ़ा हुआ आता है। तो ये जो होता है, किस में होता है, एलर्जी वाले में होता है। अब ये हो गया एंटीबॉडी की बात। अब हम जो बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ना, फिर 2 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि एंटीबॉडी हमारी बॉडी खुद ब खुद बना ले, उसको अलग से डालने की जरूरत नहीं होती, इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। इट मीन्स एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी खुद, यानी कि होस्ट खुद ब खुद बना लिया। दूसरा होता है पैसिव। अब इसमें क्या होता है कि रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू द बॉडी, रेडीमेड ना दिया जाता है, डायरेक्टली रेडीमेड बना करके दिया जाता है। अभी जो एक्टिव वाला होता है, ये भी नेचुरल हो सकता है और आर्टिफिशियल हो सकता है। पैसिव वाला भी नेचुरल हो सकता है और आर्टिफिशियल हो सकता है। पहले हम लोग पैसिव समझ लेते हैं, पैसिव में पहले नेचुरल समझ लेते हैं। इसमें 2 आते हैं, एक आता है IgG और दूसरा आता है IgA वाला। अब जैसे कि मैंने बताया अभी कुछ देर पहले, IgG बेसिकली ये मदर से फीटस में थ्रू प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है। तो ये बेसिकली हुआ ना, अब बच्चे में तो नेचुरल तरीके से आ रहा है ना, रेडीमेड तो नहीं डाला जा रहा है, उसके अंदर जो एंटीबॉडी बना वो तो नेचुरल तरीके से बना। इसलिए इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी आप बना के डाल रहे हो, बच्चे का बॉडी खुद ब खुद नहीं बनाया है, उसके अंदर डाला गया है बाहर से। लेकिन जो बाहर से डाला गया है, इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव, और वो नेचुरल तरीके से डाला गया है, इसलिए इसको बोलते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब आता है दूसरा IgA वाला। अब ये जो कोलेस्ट्रम है, जब माँ अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है, वो भी दूध तो अलग से उस एंटीबॉडी में पड़ रहा है, क्योंकि बचपन में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका इम्यूनिटी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, तो उसके बढ़ाने के लिए, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो दूध बच्चे को पिलाया जाता है माँ के थ्रू, वो कोलेस्ट्रम होता है उसमें, तो वो काफ़ी एंटीबॉडी का काम करता है। तो ये भी तो नेचुरल तरीके से दिया जा रहा है। अब बच्चे का बॉडी खुद नहीं बनाया है, अब जैसे कि समझ पा रहे हैं, ये बेसिकली इसको बाहर से डाला जा रहा है, लेकिन नेचुरल तरीके से डाला जा रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बेसिकली नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल के बारे में। अब इसमें क्या है कि रेडीमेड डाला जाता है। आप ऐसा सोचो कि किसी इंसान को सांप काट लिया, अब जब सांप काट लिया है तो जो सांप का जहर है उसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगी। अब कब बनाएगी, उसको समझेगी, उससे पहले तो पूरा जहर फैल जाएगा उसकी बॉडी में। उसके लिए ना फिर क्या किया जाता है, एंटी स्नेक विनम डाला जाएगा। अब क्या हुआ कि उसके जैसे ही सांप काटा तो अगर हम एंटी स्नेक विनम डालेंगे तो उसको ठीक कर देगा वो। दूसरा, अगर किसी को डिप्थीरिया हो गया है तो बेसिकली डिप्थीरिया में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटी डिप्थीरिया सीरम दे सकते हैं। या फिर किसी को टिटनेस हो गया, किसी को मान लीजिए चोट लग गया, चाकू लग गया, चाकू काफ़ी जंग लगा हुआ था उसमें, तो टिटनेस होने का खतरा है, इसलिए टिटनेस का उसमें बेसिकली सुई दिया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं। तो बेसिकली क्या है, वो एंटी टिटनेस सीरम हो गया वो। अब हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। अब यहाँ पे भी 2 टाइप का होगा, एक होगा एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल इम्यूनिटी और एक आर्टिफिशियल। अब नेचुरल में क्या होगा कि आफ्टर सिकनेस, यानी कि मान लीजिए कि किसी इंसान को कोई पैथोजेंस बीमार कर दिया तो उसका बॉडी खुद ब खुद बनाएगा। जैसे कि देखते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बॉडी आपका खुद ब खुद बनाता है, उसको ठीक करता है। फिर नेचुरल तरीके से हुआ ना, और आपकी खुद आपकी बॉडी ही बनाई है, इसलिए इसको बोला जाता है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
अब दूसरा इसमें आता है जो आर्टिफिशियल तरीके से डाला जाएगा और बॉडी खुद ब खुद बना लेगी। सबसे बढ़िया एग्जांपल है कोरोना का जो वैक्सीन दिया गया था, जो पोलियो जो 2 बूंद जिंदगी की जो डाला जाता है, पोलियो का इंजेक्शन भी डाला जाता है। ये बेसिकली क्या है, ये हमारी बॉडी खुद ब खुद बना लेती है, लेकिन पहले से उसको ना आगाह कर दिया जाता है कि देख ऐसा टाइप का बीमारी है, तुमको इस टाइप का एंटीबॉडी बनाना है। अब जैसे कि आप देखिए पोलियो, अब पोलियो में बेसिकली क्या होता है ना कि इसमें ओरल वाला आता है कि इंजेक्शन वाला भी आता है। तो ओरल वाला बेसिकली क्या होता है कि ना बेहोश करके डाला जाता है, इंजेक्शन वाला जो होता है उसमें बेसिकली ना मार करके किल करके दिया जाता है। पोलियो जो दिया जा रहा है, अब उसके अंदर जैसे ही पोलियो डाला जाएगा 2 बूंद, हमारी बॉडी ना खुद ब खुद बना लेती है एंटीबॉडी, नेचुरल तरीके से बनाई ना, लेकिन आर्टिफिशियल रेडीमेड डाला गया है, इसलिए इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब समझते हैं हम लोग एलर्जी के बारे में। अब ये एलर्जी क्या होता है, अब ऐसा सोचिए कि मान लीजिए किसी रास्ते में या फिर किसी चाय दुकान पे आप 4-5 दोस्त बैठे हुए हैं, अचानक से एक बड़ी सी गाड़ी आई और जिससे बहुत सारा धूल वहां पे आने लगा, और धूल होने की वजह से आप में से कोई एक दोस्त को लगातार छींकी आने लगी, उसके आंख से आंसू बहने लगा, नाक से कंटिन्यू पानी रनिंग नोज होने लगी, अचानक उसको खुजली होने लगी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको एलर्जी थी। बाकी 4 लोगों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस पर्टिकुलर इंसान को ऐसा होने लगा क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर चीज से एलर्जी थी। अब जिस चीज से एलर्जी होती है ना उसको एलर्जन कहा जाता है। अगर किसी को, अब हर इंसान को अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है, जैसे कि मैं भी बहुत ज्यादा एलर्जिक हूँ। अगर कोई भी अगर गंदा कपड़ा रखा हुआ है या फिर धूल रखा हुआ है तो अचानक से मेरे को काफी लगातार 100-200 छींक आने लगती है, आंख से आंसू बहने लगता है, काफ़ी रनिंग नोज शुरू हो जाता है। तो किसी किसी को जो फेदर होते हैं जो जानवरों के, उससे होने लगता है। बहुत सारे को जो पोलन होते हैं, पोलन भी एलर्जी में रिस्पॉन्सिबल होता है, उससे भी होने लगता है। जो काफ़ी टाइम का रखा हुआ कोई कपड़ा है, अगर कोई कंबल है, ब्लैंकेट है, तो उसमें धूल है, उससे भी एलर्जी होने लगता है। तो किसी भी इंसान को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी हो सकता है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। यानी कि एलर्जी का मतलब समझे, इट इज़ द hyper response of the immune system to certain antigens present in the environment। बेसिकली एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं, लाइक पोलन ग्रेन, डस्ट, एनिमल्स का जो बेसिकली जो फेदर्स हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, लगातार ऐसा क्यों होता है? ऐसा एलर्जी इसलिए होता है क्योंकि जो 2 केमिकल हमारी बॉडी में होता है, वो एक होता है हिस्टामिन और दूसरा होता है सेरोटोनिन। इन दोनों के कारण ना बेसिकली ये सब प्रॉब्लम होने लगती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे पता करेंगे कि एलर्जी किसी इंसान को किसी एलर्जन से है। इसका पता लगाने का आप जो डॉक्टर होते हैं बेसिकली ना, जिस चीज़ से एलर्जी होती है ना उसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में उसको डालते हैं। मान लीजिए अगर किसी को दही से एलर्जी है, अब जैसे ही थोड़ा सा उसको दही डालेंगे, उसको खिलाने देंगे, अचानक उसको खुजली होने लग जाएगी, तो समझ में आ जाता है कि इस चीज़ से इसको एलर्जी है। अब एलर्जी का इलाज नहीं, एलर्जी का बचाव है। अब अगर सीवियर अटैक आ गया एलर्जी का तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि हिस्टामिन से हो रहा है इसलिए इसमें एंटी हिस्टामिन डाला जाता है, स्टेरॉइड को डाला जाता है और एड्रेनालिन भी डाला जाता है। बेसिकली इसमें मॉडर्न लाइफ हम लोग का है, उसमें ना काफ़ी ज़्यादा जो लोग बच्चे मेट्रो सिटी में रहते हैं वो काफ़ी नाजुक हो गए हैं। अब उस इन्वायरमेंट को अच्छे से नहीं झेल पा रहे हैं, जिस वजह से ये सब भी प्रॉब्लम होता है। जैसे बोला जाता है कि मजदूर का बच्चा अगर पूरे दिन पानी में रहे, खेलता रहे, धूल रहे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर कोई अमीर का बच्चा अगर थोड़ी सी बाहर निकल जाए तो उसको लगातार छींकी या अस्थमेटिक प्रॉब्लम होने लगता है। अस्थमा भी जो होता है, जो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होता है, वो भी एक तरह से क्या है, एलर्जी का प्रॉब्लम है। अस्थमा भी एलर्जन से होता है, बहुत सारे एलर्जन हो सकते हैं। बेसिकली पोलन से सबसे ज़्यादा अस्थमेटिक में प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी के बारे में। अब ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, हमारे सेल के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाने लग जाता है, धड़ाधड़ बनाने लग जाएगा, जिसको ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। बेसिकली इसमें जो आपको पढ़ने, जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, अल्जाइमर्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब एक्चुअली हशीमोटोज हो गए। केमिकल कोऑर्डिनेशन इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ेंगे 11वीं क्लास में, बेसिकली इसका केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में दिया हुआ है। तो बेसिकली ये सब क्या है, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स हैं। अब हम लोग समझते हैं इम्यून सिस्टम इन बॉडी के बारे में। बेसिकली इसमें जो हम लोगों को बेसिकली देखना है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इट इज द सिस्टम दैट गिव्स इम्यूनिटी टू द बॉडी बाय RRR। अब ये RR क्या है, यानी कि जो हमारे जो इम्यून सिस्टम है ये बेसिकली क्या करता है, पहले ही ना रिकॉग्नाइजेशन करेगा किसी भी बीमारी को, फिर रिस्पॉन्ड करेगा, फिर जाकर के उसको याद भी रख लेगा, यानी कि रिमेंबर भी करेगा। कोई भी अगर फॉरेन एंटीजन है उसके खिलाफ ये क्या करता है, बेसिकली RRR, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन, रिस्पॉन्डिंग एंड रिमेंबरिंग। अब बेसिकली जो ये इम्यून सिस्टम में इंक्लूड्स होते हैं ना, बेसिकली देखेंगे तो लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, लिम्फॉइड टिश्यू होता है, लिम्फॉइड सेल होता है, और क्या होता है, एंटीबॉडीज होती है। अब देखिए, अब जो लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, ये 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। अब प्राइमरी में बेसिकली क्या होता है, आप ऐसा समझ लीजिए, जब भी कोई इंसान सेना में बहाल होता है ना, तो पहले उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर उसको बॉर्डर पे भेजा जाता है। जब उसकी ट्रेनिंग हो रही है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, और जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हो करके जब वो बॉर्डर पे जाता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। यानी कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जो बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, ये दोनों ही बेसिकली क्या होते हैं कि बोन मैरो में बनते हैं, फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन बी लिम्फोसाइट
मैच्योर भी वहीं हो जाता है बोन मैरो में, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है ये थाइमस में जाकर के होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ये थाइमस क्या होता है। बेसिकली आप 11th क्लास में इसके बारे में पढ़े होंगे, लेकिन आप एक बार फिर समझ लीजिए। जो बेसिकली जो थाइमस होता है ना, ये बाइलोब्ड ऑर्गन होता है, ये हार्ट के नजदीक होता है और जो बेसिकली जो बोन होते हैं ना ये उसके नीचे होता है। ये बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे जैसे जब इंसान जब ये ना बचपन में ना ये काफी स्ट्रांग होता है तो उसका इम्यून सिस्टम भी काफी अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे ओल्ड एज आती जाती है इसका साइज छोटा होते चला जाता है, और साइज इसके छोटे होने की वजह से जो बूढ़े लोग होते हैं, जो ओल्ड एज में लोग होते हैं, उनका जो है ना तो इम्यून सिस्टम भी खराब होने लगता है, कम होने लगता है। अब बेसिकली जो टी लिम्फोसाइट है ना इसे थाइमोसिन में, यानी कि थाइमोसिन हार्मोन जो थाइमस में बनती है वो वहीं जाके मैच्योर होता है, इसलिए तो इसको टी लिम्फोसाइट बोला जाता है। अब यहाँ पे ट्रेनिंग ले लिया, बन भी गया, अब क्या होगा, इसको बॉर्डर पे भेजा जाएगा जिसको बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आप जैसे कि देखोगे, जैसे कि टॉन्सिल्स हो गया, जो एचसीएल हो गया हमारे बॉडी के अंदर जो होता है, लिम्फोइड नोड्स हो गए जहाँ पे लिम्फोइड ऑर्गन बहुत सारे पाए जाएंगे, उसको लिम्फोइड नोड्स बोलते हैं। स्प्लीन हो गया, माल्ट हो गया, जिसको बेसिकली माल्ट का जो फुल फॉर्म होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। 50% जो होता है सेकेंडरी जो लिम्फोइड ऑर्गन है 50% यही होता है, माल्ट ही होता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, माल्ट का जो फुल फॉर्म होता है इसको। अब समझते हैं हम लोग एड्स के बारे में, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के बारे में। एक्चुअली इसके बारे में हम लोगों ने कुछ देर पहले ही समझा था। एक्चुअली ये जो हेल्पर टी सेल है ना उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, और आपको जैसे कि पता है कि जो हेल्पर टी सेल होते हैं ये कमांडर होते हैं, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है इन दोनों को ये कंट्रोल करता है। अब बेसिकली होता क्या है ना कि इसमें जो वायरस होता है उसको HIV वायरस बोलते हैं। अब ये जो HIV वायरस होता है इसको सबसे पहले ना ये 1981 में अमेरिका में सबसे पहले सेक्स वर्कर में रिपोर्ट हुआ था, फिर इंडिया में 1986 में इसको रिपोर्ट किया गया था। लगभग अभी तक ना ये करीब करीब 25 मिलियन लोगों की जान ले चुका है। अब हम समझते हैं ये जो HIV वायरस है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब किसी भी वायरस में ना दो चीजें होंगी, एक होगा उसका जेनेटिक मटेरियल और दूसरा होगा उसका कवरिंग जिसको कैप्सिड कहा जाता है। बेसिकली ये प्रोटीन का बना होता है। अब ये जो HIV वायरस होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA का बना होता है, और जिस वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA का बना होता है उसको रेट्रोवायरस कहा जाता है, इसलिए HIV वायरस को रेट्रोवायरस भी कहते हैं। अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बेसिकली इसमें 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं, और इसके ऊपर 2 कवरिंग होती है, यानी कि डबल कवरिंग होती है जो कैप्सिड जिसको बोलते हैं, प्रोटीन की कवरिंग होती है जो इस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रख रहा है। एक बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होते हैं और अलग अलग होते हैं, दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बनता है, यानी कि 2 RNA सिंगल स्टैंडर्ड DNA होते, बेसिकली RNA होते हैं। अब बेसिकली इसमें ना किसी किसी वायरस में ना सम वायरस में इन्वॉल्व पाया जाता है, तो इस जो HIV वायरस है इसमें ना कवरिंग भी पाया जाता है, यानी कि जिसको इन्वॉल्व कहा जाता है। अब कोई भी जो वायरस है पहले वो DNA से RNA बनता है जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और फिर RNA से प्रोटीन बनता है जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है, तो पहले ये RNA से DNA बनाएगा जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो जब ये ऐसा करेगा तो इसके पास ऐसा कोई एंजाइम होना चाहिए जिससे ये RNA से DNA में ट्रांसफॉर्म हो सके। तो इसके लिए एक एंजाइम होता है जिसको RNA ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बोलते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल के पास होता है। अब क्या होता है ना कि सबसे पहले किसी सेल में जाकर के ना किसी भी बॉडी में ये मैक्रोफेज में जो टिश्यू में जो मैक्रोफेज होते हैं वहां पे ये जाकर के सबसे पहले अटैक करता है, इसलिए मैक्रोफेजेस को फैक्ट्री ऑफ HIV कहा गया। अभी जो HIV होता है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना वो काफी लॉन्ग टाइम का होता है। अब ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई पैथोजन किसी बॉडी के अंदर एंट्री लेगा, एंट्री लेने के बाद फिर कुछ टाइम के बाद उसमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाएगा, जो भी बीमारी होंगी उसके सिम्टम्स आएंगे। तो जब ये पैथोजन उसके बॉडी में एंटर किया और जब उसमें सिम्टम्स आया, इन दोनों के बीच की पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। अब ये जो HIV होता है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो काफी लंबा होता है, करीब करीब 5 से 10 साल का भी हो जाता है। लोगों को पता ही नहीं चलता है उसके बॉडी में HIV हो गया और उसको पूरे जो हेल्पर टी सेल उसको पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है, पूरा इम्यून सिस्टम को डैमेज करके रख देता है, इसलिए तो इसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब देखिए होता क्या है कि अगर हम देखें कि ये आखिर ये होता कैसे है, ट्रांसमिशन के बारे में अगर हम समझे तो बेसिकली जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि वैसे लोगों के साथ सेक्सुअल संबंध बनाना जो पहले से ही HIV उसके अंदर है, यानी कि उसको एड्स है, या फिर जो ब्लड होता है तो उसका ट्रांसफ्यूजन से होता है, यानी कि कोई ऐसा आदमी है जिसको पहले से ही HIV है और उसका ब्लड अगर किसी हेल्दी इंसान के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए तो उसको हो जाएगा एड्स। या फिर ये ना प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है, यानी कि कोई मदर प्रेग्नेंट है और अगर उसको HIV है तो उसके
फीटस में भी प्लेसेंटा के थ्रू ये क्रॉस कर सकता है और उस बच्चे को भी HIV हो सकता है। और क्या हो सकता है इसका रीजन, और जैसे शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, हाई रिस्क पीपल ऑफ गेटिंग HIV, वो कौन से ऐसे पीपल हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क होता है ये HIV होने का। तो बेसिकली देखें तो इंडिविजुअल्स विथ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा चांसेज होता है कि उसको HIV वायरस होने का खतरा बढ़ जाए। और अगर देखिए इसमें जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं, बेसिकली जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं वो इंजेक्शन के थ्रू भी ड्रग को यूज करते हैं। अब पहले से उसको HIV हो रखा है और वही निडिल अगर उसका दोस्त यूज कर लिया तो उसको भी हो जाएगा। वही देखिए जो इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऐसा इंसान जिसको ना ब्लड की जरूरत है ना पीरियडिकली होती रहती है, लगातार होती रहती है, तो उसका चांसेस बढ़ सकता है कि उसको HIV हो जाए। और देखिए तो चिल्ड्रेन बॉर्न टू ऑन HIV इन्फेक्टेड मदर, यानी कि अगर किसी माँ को अगर HIV है और उसके बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू तो आसानी से क्रॉस कर जाएगा, तो ये सब हाई रिस्क में होते हैं जिसको HIV हो सकता है। अब हम समझते हैं कि जब किसी को HIV होता है तो कौन कौन से उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली जो फीवर हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, अचानक से वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब समझते हैं हम लोग रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस के बारे में। अब चूंकि HIV में रेट्रोवायरस है, क्योंकि ये RNA इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए इसको रेट्रोवायरस बोलते हैं। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में समझिए। जैसे कि कोई सेल है, अब सेल में आप जैसे कि फोटो देख भी पा रहे होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर फिर किसी भी सेल का जेनेटिक मटेरियल होगा। अब क्या होता है कि ये जो रेट्रोवायरस है, जो HIV वायरस है, ये अपना ना पूरी तरह से ना सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर करता है। अब सबसे पहले किसी भी टिश्यू में मैक्रोफेज में आएगा और वहां पे अब इसके पास तो RNA ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी है। अभी RNA से DNA बना लेगा और बाकी DNA से RNA बनना, चाहे वो RNA से प्रोटीन बनना, ये सारा का सारा इन सारे काम को करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम ये होस्ट का यूज कर लेता है और ये सेल में जाकर के बॉडी जो सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यहाँ ऐसा नहीं होता है कि इमीडिएटली किसी भी सेल को ये बर्बाद कर देता है। ये ना जब सेल इसको बर्बाद अपना ये मल्टीप्लिकेशन करेगा किसी भी एनिमल सेल में, तो कुछ देर के बाद वो मरता है, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली मर जाता है। अब समझते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है। इसका जो डायग्नोसिस हम लोग को समझना है ना, वो हम लोग आगे समझेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। इसका जो बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन आगे आने वाला है उसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जब बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा। अब एलाइजा का क्या एप्लीकेशन है, कैसे यूज होता है, इसको तो वहाँ समझेंगे, लेकिन यहाँ पे आप बस जान लीजिए कि एलाइजा से बेसिकली हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं HIV का, जिसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब इसका फुल फॉर्म ऐसा क्यों है, इसका नाम ऐसा क्यों है, ये सब चीजें हम जब वहाँ पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ट्रीटमेंट की अगर बात करें, इसमें ना बेसिकली ये रेट्रोवायरस से होता है, तो इसके लिए इसमें एंटी रेट्रोवायरल ड्रग या फिर पार्शियली जो है ना ये बेसिकली ना HIV ठीक नहीं हो सकता है। तो इसका हेल्दी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये इनक्यूरेबल है। आपको पता भी है, जैसे कि आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा भी होगा, 3 ऐसे बीमारी हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है या डिजीज है जो नहीं इनक्यूरेबल है, ठीक नहीं हो सकते। एक तो HIV हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, और तीसरा एक जेनेटल हर्पीज होता है, ये ठीक ही नहीं होता, इनक्यूरेबल डिजीज है ये। अब देखिए क्या प्रिवेंशन हम रख सकते हैं एड्स में। प्रिवेंशन ऑफ एड्स के बारे में देखें तो पीपल को एडुकेट करना है अबाउट एड्स। आप देखेंगे कि NGO वगैरह है, फिर NACO है, जिसको हम लोग बेसिकली नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। फिर इसमें देखिए तो काफ़ी ज़्यादा NGO वगैरह हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं, एड्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने की बात करते हैं। अब समझते हैं हम लोग कैंसर के बारे में। ये कैंसर क्या होता है, सबसे पहले समझिए कि ये कैंसर शब्द आया कहाँ से है। एक्चुअली ये शब्द ना क्रैब से आया। अब क्रैब जो होता है वो ऑर्थ्रोपोडा होता है, इसमें ना 5 से ज़्यादा जोड़ियों में पैर होती है, इसलिए ना बहुत तेजी से ये भाग सकता है और कैंसर भी बहुत जल्दी जल्दी फैल जाता है। तो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें कैंसर का, तो अनकंट्रोल्ड जो डिवीजन हो जाता है सेल का, उसी को अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। बेसिकली अगर देखें ना तो इसमें ना कैंसर में ना कोई भी जो सेल होती है ना वो अपने ना कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को ना लॉस कर देता है। अब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, बेसिकली होता क्या है कि कोई भी सेल जो होता है ना, जब वो पहले G1 से S फेज में जाएगा, फिर G2 फेज में जाएगा, फिर वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली ये जब अपना साइज बढ़ा रहा होता है तो उसके बगल वाला जो सेल है जैसे ही उसके कांटेक्ट में आता है ये फिर से वो डिवाइड कर जाता है। लेकिन जो सेल कैंसरस हो चुका है उसमें ना वो डिवाइड नहीं करता है। बेसिकली जैसे ही अपने बगल वाले सेल के टच में आता है वो उसकी जगह लेने लग जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे बहुत बड़ा गठन बन जाता है, बहुत बड़ा ट्यूमर बन जाता है। इसी को बोलते हैं कैंसर। बेसिकली ना ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर सेफ होता है, जहां हुआ है कहीं अगर किसी पोर्शन पे अगर हुआ है वो ट्यूमर तो उसको काट करके डॉक्टर हटा देते हैं, फिर वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है वो होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसको नियोप्लास्टिक बोला जाता है। बेसिकली जब भी कोई सेल कोई भी अगर ट्यूमर एक जगह है और पूरी बॉडी में फैल गया, इस प्रोसेस को मेटास्टैसिस बोलते हैं। और ये जो पूरा फैल करके जो बन गया है ऐसे ट्यूमर को मैलिग्नेंट या नियोप्लास्टिक ट्यूमर बोला जाता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक यही होता है। बेसिकली कैंसर जो यूज किया जाता है इसी ट्यूमर के लिए यूज किया जाता है।
अब देखिए तो ये कैंसर होता कैसे है, इसके लिए ना देखिए ना 3 तरीके होते हैं। एक तो एक फिजिकल एजेंट हो गया, 3 एजेंट हैं जिससे कैंसर हो सकता है, एक फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट जैसे कि एक्सरेज हो गए, अल्फा रेज हो गया, यूवी रेज हो गया। जैसे देखते होंगे जो एक्सरे करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो ना एक्सरे करने से पहले अपने आप को कवर कर लेते हैं ताकि उनको भी वो इफेक्ट ना कर पाए। गामा रेज भी होता है जैसे मैंने बताया आपको। और अगर देखिए ये सब तो फिजिकल एजेंट हो गया। अब जो केमिकल एजेंट हो गया जैसे कि शराब, अल्कोहल बेसिकली हुआ, फिर टोबैको हो गया, चरस, गांजा, ये सब जो होगा वो बेसिकली क्या होते हैं, ये केमिकल एजेंट होते हैं। अब जैसे कि लगातार अगर कोई स्मोकिंग करता रहेगा तो उसको लंग कैंसर का खतरा बना रहेगा। बहुत टाइम तक साइंटिस्टों को ये लगता था कि नॉर्मली हमारे बॉडी में कोई सेल है जो नॉर्मल सेल है, और कोई अगर कार्सिनोजेंस आया, कार्सिनोजेंस मतलब जो कैंसर करने वाला जो एजेंट होता है उसको कार्सिनोजेंस बोलते हैं, उसके इफेक्ट से वो बेसिकली क्या होता है, वो सेल कैंसरस हो जाता है। लेकिन बाद में जाकर के साइंटिस्ट को ये पता लगा कि ऐसा नहीं होता है। जितने भी बॉडी हो ना उनमें जितने भी सेल हैं, जितना भी इंसान है उनमें ना एक सेल में ना एक प्रोटोऑन्कोजीन होता है। बेसिकली क्या होता है कि जब ये प्रोटोऑन्कोजीन ना बेसिकली नॉर्मल तरीके में ना इनएक्टिव फॉर्म में ये रखा हुआ रहता है, लेकिन जब भी कार्सिनोजेंस आते हैं तो ये इसको एक्टिवेट कर देता है, ये प्रोटो कार्सिनोजेंस को, और इसको क्या करता है ना बेसिकली ये कार्सिनोजेंस सेल में बदल देता है। और जैसे ही कार्सिनोजेनिक सेल में बदल जाएगा तो वो सेल कैंसरस हो जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो कैंसर ठीक करने वाले डॉक्टर होते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट भी बोला जाता है। अब समझते हैं हम लोग कैंसर को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं और डायग्नोसिस इसका कैसे करते हैं। पहला तरीका होता है बायोप्सी। अब बायोप्सी में क्या होता है कि मान लीजिए किसी इंसान को किसी जगह ट्यूमर है तो उसका एक थोड़ा सा पोर्शन वहां से कट करके निकाल लेते हैं और उसको क्या किया जाता है ना बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की जाती है। इससे ये पता लग जाता है कि वो जो ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट यानी कि वो कैंसरस ट्यूमर है कि नॉन कैंसरस ट्यूमर है। दूसरा तरीका होता है रेडियोग्राफी। अब रेडियोग्राफी में बेसिकली क्या किया जाता है, बेसिकली इसमें देखेंगे आप तो सीटी स्कैन किया जाता है जिसको कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी बोलते हैं, टोमोग्राफी स्कैन बोलते हैं। अब इसमें बेसिकली एक्सरे यूज किया जाता है। अब क्या होता है कि एक्सरे को ना ये 3D इमेज में बदल देता है, सिटी स्कैन बेसिकली यही होता है। और दूसरा होता है इसमें अगर देखें तो एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बेसिकली ये नॉन आयोनाइजिंग होते हैं, काफ़ी अच्छे से ये पता लगाया जाता है। एमआरआई अगर हो गया ना तो बिल्कुल पता लग जाता है कि वो कैंसर किसी इंसान को हुआ है कि नहीं हुआ। काफ़ी अच्छा तरीका होता है किसी भी कैंसर को डिटेक्ट करने का। और अगर देखें तो यूज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस। अब अगर देखें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक, एक टेक्निक होता है जिसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। अब समझते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के बारे में, जो कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। एक तरीका होता है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी हो गया, इम्यूनोथेरेपी हो गया, सर्जरी हो गया। तो इन सब तरीकों से कैंसर का इलाज किया जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ड्रग, स्मोकिंग एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में। बेसिकली क्या होता है कि जो ड्रग होता है ना एक्चुअली वो मेडिसिन होता है। आप बाजार में देखते भी होंगे कि जब मेडिकल शॉप पे आप जाते होंगे तो कोई आदमी ना मेडिकल शॉप का नाम ड्रग से रिलेटेड कोई रखता है, ड्रग हाउस या ड्रग या समथिंग कुछ भी। बेसिकली ड्रग को ना मेडिसिन ही बोला जाता है, लेकिन इसी ड्रग का अगर मिसयूज होने लगे या फिर अब्यूज होने लगे या फिर गलत क्वांटिटी में या फिर गलत फ्रीक्वेंसी में अगर इसका यूज होने लगे तब ये गलत हो जाता है। बेसिकली इसमें हम लोगों को 3 चीज़ें पढ़नी, एक ओपियोइड्स के बारे में पढ़ना है, एक कैनाबिनॉइड्स के बारे में पढ़ना है और तीसरा कोका एल्कलॉइड्स के बारे में पढ़ना है। पहले हम लोग समझ लेते हैं ओपियोइड्स के बारे में। बेसिकली जो ओपियोइड्स होता है ना ये एक पॉपी प्लांट होता है, एक प्लांट होता है जिसको पॉपी प्लांट या फिर उसको पेपर सोमनिफेरम भी बोलते हैं। उसी के लेटेक्स से ना बेसिकली क्या बनाया जाता है, मॉर्फिन बनाया जाता है। मॉर्फिन बेसिकली क्या होता है, ये पेन किलर का भी काम करता है। आफ्टर सर्जरी ये काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है पेन को रिलीफ करने में, पेन किलर भी कहा जाता है। अब इसी में ना एसिटाइलेशन किया जाता है, यानी कि 2 एसिटाइल से मिक्स कर दिया जाता है जिससे हीरोइन बन जाता है। यानी कि जो हीरोइन होता है ये एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन है, यानी कि इसको ना इस हीरोइन को ना स्मैक भी कहा जाता है। अभी कैसा दिखता है, ये दिखता है ऐसा है कि जैसे क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, जैसे कि नमक जैसा होता है, छोटा छोटा ऑर्डरलेस होता है, वाइट होता है, पन्नी में आप मूवी वगैरह में देखते होंगे कभी कभी उस टाइप का होता है। बीटर होता है, मतलब उसका स्वाद जो होता है बीटर टाइप का होता है, कड़वा होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ बीटर होता है उसका टेस्ट। और अगर देखेंगे ना तो बेसिकली ये ना ब्रेन को ना सप्रेस कर देता है, डिप्रेसेंट कर देता है। इसका जो रिसेप्टर है बेसिकली इसमें 2 रिसेप्टर होंगे, एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एक रिसेप्टर हो जाएगा और दूसरा इसका नर्वस सिस्टम भी इसका रिसेप्टर हो जाएगा। अब इसका जो बेसिकली यूज कैसे करते हैं, एक्चुअली इसको ना स्नॉटिंग या फिर इंजेक्शन से भी यूज किया जाता है। ये तो हो गई ओपियोइड्स के बारे में। बेसिकली कहाँ से मिलता है, ये पेपेवर सोमनिफेरम नाम का एक प्लांट है जिसको पॉपी प्लांट भी बोलते हैं, उसी के लेटेक्स से ये ओपियोइड्स का यूज होता है, ओपियोइड्स बनाया जाता है, जिसमें 2 चीज आते हैं, एक मॉर्फिन और एक हीरोइन। मॉर्फिन उसके लेटेक्स से बनता है जो पेन किलर का भी काम करता है, आफ्टर सर्जरी इसको दी जाती है। और क्या होता है, एक इसके एसिटाइलेशन से फिर इसको हीरोइन बना दिया जाता है जिसको स्मैक भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरा कैनाबिनॉइड्स के बारे में, जैसे कि marijuana हो गया, हशीश हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, ये सब कैनाबिनॉइड्स ही होते हैं।
बेसिकली क्या होता है ना, इसका जो रिसेप्टर होता है ना, बेसिकली इसका जो रिसेप्टर होता है ब्रेन होता है। बेसिकली ये मिलता कैसे है, बेसिकली जो एक होता है कैनाबिनीज सटाइवा, एक प्लांट होता है, उसी के बेसिकली फ्लावर टॉप से या फिर लीप से या फिर उसमें एक केमिकल निकलता है जिसको रेजिन बोलते हैं, उससे बेसिकली कैनाबिनॉइड्स को निकाला जाता है, जिससे चरस, गांजा, हशीश या फिर marijuana बनाया जाता है। इसका जो बेसिकली रिसेप्टर होता है वो बेसिकली ब्रेन ही होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी अफेक्ट कर देता है। तो अब हम लोगों को जो अगला पढ़ना है वो कोका एल्कोलॉइड्स, या फिर इसी को कोकिन कहा जाता है, या फिर इसी को कोक, या फिर इसी को क्रैक बोला जाता है। क्रैक बोला जाता है। अब ये कहाँ से मिलता है? अब एक्चुअली ये एक साउथ अमेरिका में बेसिकली ये मिलता है। उस प्लांट का नाम होता है एरिथ्रोजाइलम कोका। एक्चुअली ये क्या करता है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर एक डोपामिन होता है। आप जानते होंगे डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा खुशी प्रदान करता है हमारी बॉडी में, खुशी महसूस कराता है। इसको ना उसी को जाकर के डायरेक्टली अफेक्ट कर देता है। हेलुसिनेजेनस मतलब कि काफ़ी ज़्यादा खुशी होने लगती है, बिना मतलब का लोग हंसने लगते हैं। इसका जो यूज किया जाता है बेसिकली ये स्नॉटिंग करके इसका यूज किया जाता है। बेसिकली यूफेरिया होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग हंसने लगते हैं, इंक्रीज हो जाती है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी। हेलुसिनेशन होने लगता है, यानी कि कुछ भी दिखाई देने लग जाएगा उसको, सांप है नहीं लेकिन उसको सांप दिखने लग जाएगा, कुछ भी अलग अलग टाइप का चीज़ दिखने लग जाता है, जिसी को हम लोग हेलुसिनेशंस बोलते हैं। अब इसमें अगर देखेंगे तो इसमें धतूरा भी आता है। जो धतूरा क्या होता है, ये भी ना हेलुसिनेशंस कर देता है। फिर बेलाडोना आता है इसमें। अब देखें तो बार्बिचुरेट्स आता है, फिर एम्फिटामिन्स आता है, फिर बेंजोडाइजिपाइन्स आता है। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब के सब किसमें आते हैं? कोका अल्कोलॉइड में ही आते हैं। अब समझते हैं हम लोग टोबैको के बारे में। अब जो टोबैको होता है बेसिकली स्मोकिंग, इसको समझ लीजिए आप, जो स्मोकिंग में बेसिकली टोबैको यूज किया जाता है। 400 सालों से लोग इसको यूज कर रहे हैं। बेसिकली इसमें देखें ना तो एक इसमें ना बहुत सारे केमिकल होते हैं, लेकिन इसमें एक निकोटीन होता है। अब निकोटीन क्या करता है ना, बेसिकली जो हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है ना उसको स्टिमुलेट करता है। अब जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसका जो एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट होता है उसमें एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, और ये दोनों हार्मोन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हाई हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी हाई हो जाता है। और खास करके बेसिकली इसको यूज कैसे किया जाता है, तो इसको लोग स्मोकिंग यूज करते हैं, च्युइंगम करके खैनी जिसको बोलते हैं, वैसे भी इसको यूज किया जाता है। और ये क्या करता है, SO2 को ही बढ़ा देता है, और ये SO2 जो है सो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, और हीमोग्लोबिन के साथ O2 अटैच रहता है। जब ये SO2 हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा तो ऑक्सीजन अच्छे से अटैच नहीं हो पाएगा। जब ऑक्सीजन अटैच नहीं हो पाएगा तो टिश्यू या सेल को ऑक्सीजन प्रॉपर ढंग से नहीं मिल पाता है, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। अब जो हम लोगों को जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है एडोलेसेंस एंड ड्रग या अल्कोहल एब्यूज। अब इसमें बेसिकली एडोलेसेंस का मतलब समझिए, ये ऐसा पीरियड होता है ना जिसमें क्या होता है कि जो बच्चा जो होता है ना वो मैच्योर हो जाता है। अब बेसिकली होता क्या है ना, ये जो एज होता है बेसिकली 12 से 18 साल का एज होता है। ये ऐसा एज होता है जिसमें परिवार उसको बोलता है तुम अभी बच्चे हो, कभी बोल देगा अभी तुम बड़े हो गए हो, बच्चे वाली बात क्यों करते हो। ये इस टाइप का होता है। बेसिकली ये ब्रीजिंग होता है बिटवीन द ब्रीजिंग लिंकेज चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ये जो 12 साल से 18 साल का जो उम्र होता है ना उसी को बेसिकली एडोलेसेंस कहा जाता है। अब ये जो एज होता है ना ये काफ़ी वनरेबल फेज होता है, इसमें बेसिकली मेंटल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। अब ये ड्रग या अल्कोहल का जो यूज है एडोलेसेंस में, इसका क्या कारण हो सकता है? अब इसका कारण बहुत सारा है, जैसे कि इसमें क्यूरियोसिटी होती है, एक्सपेरिमेंट भी करना होता है इन लोगों को। ये जो एडोलेसेंस वाला जो 12 साल से 18 साल का जो एज है, इनमें काफ़ी एडवेंचर होता है, एक्साइटमेंट करने की इच्छा जागती है, प्रॉब्लम से ये भागना चाहते हैं, टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम्स। और अगर देखें ये ना ये स्ट्रेस जो भी उनको जो प्रेशर पड़ा हुआ है एकेडमिक में या फिर एग्जामिनेशन में अच्छा करने के लिए, उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, तो उससे भी ये बाहर निकालना चाहते हैं, उसका भी इसलिए फिर वो ड्रग या फिर अल्कोहल का यूज करने लगते हैं। और खास करके जो सबसे ज़्यादा जो आजकल फैलाया जा रहा है जैसे कि टेलीविजन हो गया, यूट्यूब में तो आज जान ही रहे हैं कि कैसा कैसा वीडियो आता है जिसमें काफ़ी अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, शराब वाइन या फिर ड्रग स्मोकिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो ये सब भी काफ़ी ज़्यादा कारण बन जाते हैं ताकि बच्चे को ये सब चीज़ें इफेक्ट कर जाए और उसको मोटिवेट करे इन सब गलत चीज़ों को करने में। और अगर आप देखें ना तो ये बच्चा जो है वो एडिक्टेड हो जाता है, डिपेंडेंस हो जाता है धीरे धीरे इसके ऊपर। अब समझते हैं हम लोग इफेक्ट्स ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। अब रेकलेस बिहेवियर हो जाएगा, काफ़ी वायलेंट हो जाएगा वो। अब कभी कभी क्या होता है कि वो कोमा या डेथ भी हो सकता है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर या फिर हार्ट फेलियर या फिर सेरिब्रल हेमरेज के कारण। इस बेसिकली जो ड्रग मिक्स्ड विथ अल्कोहल में कॉज डेथ, जो ड्रग और जब अल्कोहल मिक्स हो जाएगी तो कारण बन जाता है डेथ का। नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा, लीवर प्रॉब्लम में आ जाएगा, मेंटल एंड सोशल डिस्ट्रेस हो जाता है टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, सोशल प्रॉब्लम लाइक स्टीलिंग एंड स्प्रेड इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स हेपेटाइटिस बी।
अब देखिए तो यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल बाय प्रेग्नेंट वीमेन, अगर कोई महिला अगर काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही है इसको तो उसके फीटल पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। अगर देखें तो इसमें लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव एंड नेक्रोस्पर्मिया, यानी कि जो स्पर्म होते हैं बेसिकली ये ना, इसकी जो परसेंटेज होती है ना सीमेन में, जो स्पर्म की परसेंटेज होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। और क्या होता है बेसिकली ना, अगर प्रेजेंट होता भी है ना तो उसका कुछ ज़्यादा यूज नहीं होता है, उसमें मोर्टेलिटी बेसिकली खत्म हो जाती है। ये सब प्रॉब्लम होने लगते हैं। अब मिस यूज ऑफ ड्रग बाय एथलीट, अब एथलीट्स वगैरह जो होते हैं ना इस ड्रग का काफ़ी मिस यूज भी करते हैं। अब समझते हैं इसका वार्निंग साइन क्या होता है। अगर कोई बच्चा अल्कोहल का यूज या फिर ड्रग का यूज कर रहा है तो उसके क्या साइन हो सकते हैं। उसका परफॉर्मेंस ना काफ़ी खराब हो जाएगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा, काफ़ी वायलेंट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बेसिकली जो इसका जो इंटरेस्ट है, पर्सनल हाइजीन, ये सब चीज़ें बिल्कुल लैक हो जाती हैं। काफ़ी दूर चला जाएगा, अकेले में बैठा रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, काफ़ी थका थका महसूस करेगा, एग्रेसिव हो जाएगा, रेबिलियस बिहेवियर हो जाती है इन जैसों की। साथ साथ जो बेसिकली जो स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स है वो काफ़ी चेंज हो जाएगी, भूख नहीं लगेगा उसको, अचानक से वेट में कमी होने लग जाएगी। उसका जो हॉबीज़ है, जो भी वो हॉबीज़ करता है उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होने लगेगा, वो अपने हॉबीज़ को नहीं करेगा, चुपचाप अकेला बैठा रहेगा। ये सब बेसिकली अलार्मिंग साइन। अब इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है बेसिकली जब स्टेरॉइड का अब्यूज हो जाए तो इसका साइड इफेक्ट अगर देखें तो अगर मेल में अगर देखें तो एक्ने हो जाएगा बेसिकली, जो इसका जो एग्रेसिवनेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसका जो स्पर्म वो काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाएगी, इसमें इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज होता है वो काफ़ी इनलार्ज हो जाएगा। और क्या होगा, रिड्यूस टेस्टिकल्स, यानी कि जो टेस्टिकल्स का जो साइज है वो काफ़ी कम हो जाता है, या फिर किडनी और लिवर भी डिसफंक्शन हो जाती है, यानी कि प्रॉपर ढंग से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। प्री मेच्योर बार्डनेस, यानी कि समय से पहले ही गंजापन आना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाएगा। फीमेल में देखें तो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर बॉडी हो जाएगा, जो एग्रेसिवनेस है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगा, जो क्लाइटोरिस का जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जो हेयर का जो ग्रोथ हो जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगा, जो उसकी जो वॉइस है काफ़ी डीप हो जाएगी। ये सब कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जब स्टेरॉइड का अब्यूज होने लगे, जब भी कोई ड्रग अब्यूज होने लगे। और अगर हम देखें तो इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है। अब सबसे बड़ा जो कारण होता है इसका पियरिंग प्रेशर होता है। पियरिंग प्रेशर का मतलब होता है कि जैसे कि कोई बच्चा नहीं कुछ कर पा रहा है तो उसको बार बार बोला जाएगा कि उसके पड़ोसी में जो बच्चे हैं वो कुछ अच्छा कर लिए हैं, जिसको बोलते हैं पीयर प्रेशर। तो पीयर प्रेशर को रिड्यूस करने की जरूरत है, अच्छे गाइडेंस की जरूरत है। अगर कोई किसी टाइप का अगर उसको प्रॉब्लम हुआ है तो साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं। बेसिकली अगर प्रोफेशनल के जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी हेल्प ली जा सकती है, उनकी फैमिली के साथ बैठ करके उसको प्रॉपर ढंग से गाइड किया जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए तो आसानी से ये सब चीज़ें रिड्यूस हो सकती हैं। बहुत सारे अगर आप देखें तो रिहैब सेंटर हैं, वहाँ पे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो वहाँ भी बच्चे को भेज करके फिर से रिकवर किया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरे के पूरे चैप्टर 1 शॉट के बारे में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन